हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ध्वनि। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू कर सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। ध्वनि इकाई 14 है। कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी है पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ में हम ये जानेंगे कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, कंपन क्या होता है, तरंगे क्या होती है। इसके बाद ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं, ध्वनि का संचरण किन किन माध्यमों में होता है, कैसे होता है, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, मनुष्य द्वारा श्रवण यानी मनुष्य के द्वारा ध्वनि कैसे सुनी जाती है, शोर किसे कहते हैं यानी शोर क्या होता है, हानिकारक प्रभाव नियंत्रण, जो शोर होता है उसके हानिकारक प्रभाव क्या है, उसको हम नियंत्रित कैसे यानी कंट्रोल कैसे करेंगे। अब आते हैं जो शब्द लिखा है हमारे पाठ का नाम जो है यानी ध्वनि। ठीक है, क्या नाम है, ध्वनि। तो ध्वनि क्या है, देखिए जो चीजें हमें सुनाई देती हैं हमारे लिए, ध्वनि क्या है, जो चीजें हमें सुनाई देती हैं उसी को हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, कैसी भी आवाज हो, गाना सुन रहे हैं, ठीक है, ट्रक की आवाज है, गाड़ी की आवाज है, आपसे कोई बात कर रहा है, आपका फ्रेंड बात कर रहा है, फोन पे आप बात कर रहे हैं, जो कुछ भी आपको सुनाई देता है वो क्या है, वो ध्वनि है। चाहे पानी का बरसना हो, बादल का गरजना हो, फलाना हो, धमाका हो, जो कुछ भी सुन रहे हो वो क्या है, ध्वनि है। ठीक है, चलो, तो ध्वनि क्या होती है ये हम जान गए। जो कुछ भी हम सुन सकते हैं वो क्या है, वो ध्वनि है। ठीक, अभी देखिए अब ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, ध्वनि आता कैसे है, देखिए आपने देखा होगा, आपने कभी रबड़ बैंड को खींचकर, जैसे रबड़ बैंड होता है ना, उसको क्या करते हैं, हम खींचते हैं। ठीक है, खींचते हैं और उसको एक उंगली से हिलाते हैं। तो आप देखते हैं जब हम ये कोई भी रबड़ बैंड हो, कोई भी रबड़ बैंड हो, अगर हम उसे खींचते हैं, ठीक है, और हिलाते हैं तो क्या होता है, वो हल्का सा आवाज करता है। ठीक है, आवाज क्यों करता है, क्योंकि वो रबड़ बैंड क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, हिल रहा है। उसी हिलने को, जो रबड़ बैंड को हमने हिलाया है, उसी हिलने को ही हम कहते हैं कंपन। ठीक है, उसी हिलने को हम कंपन कहते हैं। जब किसी वस्तु में ये कंपन होता है तो वो वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी किसी वस्तु में जब कंपन होगा तो उस वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होगी। तो सीधा सा समझ में आ गया आपको कि ध्वनि का कारण क्या है, कंपन। कोई भी वस्तु कंपन करती है तो इसका मतलब उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो कारण आप समझ गए कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। ठीक है, अब आते हैं, विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र होते हैं जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आप ढोलक देखे होंगे, मृदंग है, तबला है, सितार, गिटार, वायलिन, बांसुरी, इन सभी से क्या होता है, उत्पन्न होता है क्या, ध्वनि उत्पन्न होता है। शहनाई हो गई, जिसको हम पिपीहिरी कहते हैं, सामान्य भाषा में पिपीहिरी कहते हैं ना, ये इसको, जो एक बहुत, अगर किसी को बजाना आता है तो बहुत मनमोहक आवाज निकलती है इससे। अब देखिए, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो ध्वनि हम कई तरीकों से उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, कई कारण से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे ढोलक, ढोलक को ठोकेंगे, पीटेंगे, मारेंगे तब जाके आवाज निकलेगी। ऐसे ही तबला है, तबला को मारोगे, पीटोगे तभी आवाज निकलेगी। ठीक, सितार है, सितार को क्या करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, तार को हिलाएंगे आप। वायलिन क्या है, वायलिन को रगड़ेंगे, ठीक है, तार को हिलाएंगे, वायलिन में जो वायर होते हैं इसको डंडी लेके रगड़ते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, आवाज निकलती है। बांसुरी हो गई, पिपीहिरी हो गई आपकी, यानी शहनाई हो गई, तो क्या हो गया, इसमें फूंक मारते हैं तब आवाज निकलती है, यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न करने की जो कारण है वो कौन कौन से हैं, यानी कह सकते हैं विधियां कह सकते हैं एक तरह से। तो एक तो है आघात, यानी मारना, ठोकना, पीटना, इसके कारण, पटकना, इन सब के कारण हो। दूसरा, तारों को खींचकर छोड़ने से, जैसे
वायलिन और गिटार में क्या करते हैं, तार को पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। रगड़ने से गिटार आपका सॉरी वायलिन हो गया। वायलिन में क्या है, जैसे देखिए गिटार और ये सितार, इसमें क्या है, तारों को हम हिलाते हैं यानी खींचकर छोड़ते हैं, ठीक है, तारों को खींचकर छोड़ते हैं, जैसे रबड़ बैंड को हिलाते हैं, ठीक है, रबड़ बैंड को खींचकर उसके बीच में ऐसे उंगली से हिलाएं तो वैसी प्रक्रिया हमको सितार और गिटार में करनी पड़ती है। वायलिन में क्या करते हैं, वायलिन में हम तारों को रगड़ते हैं, और बांसुरी और इसमें हम फूंक मारते हैं। तो ये क्रियाकलाप करके हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं वस्तुओं के द्वारा। अब यहाँ पे टेबल है, इस तालिका में आपको ये बताना है कि किस वाद्य यंत्र को हम किस तरह से उससे ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे ढोलक है तो आघात करने पे, सीटी है तो फूंक मार के, ऐसे ही अपनी तरफ से सोचकर आप यहाँ पे चीजों को भरेंगे। जैसे अब मान लीजिए शहनाई, यहाँ पे हमने लिखा शहनाई, तो शहनाई कैसे, फूंक मार कर, ठीक है, तो इस तरह से बाकी दो आप भरेंगे। अब आते हैं हम कंपन एवं तरंगे। कंपन क्या होती है, तरंग क्या होती है। देखिए कंपन, ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है तथा तरंग के रूप में चलती है, ठीक है। तरंग क्या होती है, तरंग कोई भी चीज ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब ये बीच में गैप नहीं है, ऐसे ऐसे चलती है। जैसे तरंग देखिए, कोई पानी है, तालाब है, तालाब में जब आप पत्थर फेंकते हैं तो आप देखते हैं इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे तरंग उठती रहती है ना, और वो आगे को बढ़ती रहती है, उसको तरंग कहते हैं, ठीक है। तो उस तरह की जो चीजें होती हैं उन्हें हम तरंग कहते हैं। अब देखिए एक तालाब है, उसमें पानी आराम से पड़ा हुआ है, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है, हमने पत्थर फेंक दिया, पत्थर फेंका और क्या हुआ, ये तरंग उत्पन्न हुई और वो आगे की तरफ बढ़ने लगी, ठीक है, किनारे की तरफ बढ़ने लगी, ठीक। अब बीच में अगर हम यहाँ पे एक डंडा फेंक दें तो क्या होगा, वो जो तरंग बह रही है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसमें कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है, या उसमें कोई दूसरी तरंग जुड़ जाएगी, ऐसा होगा ना। तो इसको हम कहते हैं विक्षोभ, ठीक है। कोई एक तरंग बह रही हो और उसमें डिस्टरबेंस आ जाए, कोई भी बदलाव किसी तरह से कर दिया जाए तो उसको विक्षोभ कहते हैं। तो अब देखिए किसी भी माध्यम में, अब देखिए यहाँ पे ये क्या था, ये माध्यम था, पानी क्या है, पानी एक माध्यम है, माध्यम में पत्थर फेंका हमने तो वेव क्या उत्पन्न हो गया, एक तरह से शांत पानी था तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो गया, कहेंगे माध्यम में विक्षोभ हो गया। तो वैसे ही किसी भी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंग गति कहते हैं, ठीक है, विक्षोभ के संचरण को। अब यहाँ पे पानी था, पानी में पत्थर फेंके तो विक्षोभ उत्पन्न हुआ, विक्षोभ के कारण तरंग का संचरण होने लगा, ठीक है, तरंग का संचरण होने लगा। अब तरंग जो है वो दो तरह की होती हैं, मुख्यतः दो तरह की तरंगे होती हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, जिसमें कंपन की दिशा की जो गति होती है उसी दिशा में जो सॉरी कंपन की दिशा की गति जो होती है उसी दिशा के अनुदिश होती है, ठीक है, जो विक्षोभ होगा वो उसी दिशा के अनुदिश होगा। मूवमेंट जैसे जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, उसी मतलब एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जिस तरफ तरंग जाएगी उसी तरफ का पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग, जिसमें कंपन की दिशा जो होती है, कंपन की दिशा की गति की दिशा के लंबवत होती है, यानी जो विक्षोभ होगा या पार्टिकल के मूवमेंट होंगे ये इसके लंबवत होंगे। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जो अनुप्रस्थ है सॉरी अनुदैर्ध्य तरंग है, इसका उदाहरण की अगर हम बात करें, कह रहा है कि जो कंपन की दिशा है, अब कंपन की दिशा के तरफ ही जो पार्टिकल है, कण है, वो मूव करेगा। हवा में क्या है, देखिए कोई भी माध्यम है, इस दुनिया का कोई भी माध्यम, पानी हो गया, गैस हो गया, लोहा हो गया, यानी सॉलिड, गैस, लिक्विड, कुछ भी इसी तरह का माध्यम होगा तभी तरंग चलेगी, ठीक। यानी एक तरह से तरंग तो चलेगी, लेकिन जो कंपन है या जो हमारा ध्वनि उत्पन्न होगी, जब कोई माध्यम होगा तभी ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। तो जो तरंग चलती है तो तरंग में एक अनुदैर्ध्य बता दिया गया। अब देखिए यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग जो कही जा रही है, इसमें कह रहा है कि अगर कोई तरंग ऐसे चल रही है, ठीक है, या इस तरह से ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है तरंग, तो इसमें जो कण है, जैसे ये कण है, तो ये क्या होगा, ये आगे पीछे को मूवमेंट करेगा, ठीक, सिर्फ आगे और पीछे को, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मूवमेंट आगे करेगा, थोड़ा सा ही पीछे करेगा, ठीक। इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है।
इस तरह के कंपन्स को, यानी इस तरह के जो पार्टिकल कंपन करते हैं इस तरंग में, उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। लेकिन अब अनुप्रस्थ की बात करें, अनुप्रस्थ में क्या होता है कि तरंग ऐसे चलती है, लेकिन जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, ये ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं, इसीलिए लिखा है यहाँ पे लंबवत। ठीक है, लंबवत शब्द का उपयोग इसीलिए यहाँ पे किया गया है। ठीक, क्यों? क्योंकि पार्टिकल क्या है, ये अपनी जगह से, अपनी स्थिति से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना ऊपर हो गया कि छटक गया बाहर, ऐसा नहीं होता है तरंग। ठीक है, हल्का सा ऊपर नीचे होगा। जैसे अब उदाहरण की बात करें तो आप देखते हैं केचुआ, आपने देखो केचुआ जो है उसको चलते हुए देखा होगा आपने। ये उदाहरण में आपको दिया गया है, केचुए की जो गति होती है अनुदैर्ध्य तरंग है। केचुआ क्या करता है, आगे की ऐसे खिसकता है, फिर आगे खिसकेगा, फिर आगे खिसकेगा, ऐसे खिसकता है ना। लेकिन वही सांप और ऊंट जो चलते हैं, यानी सांप हो गया या ऊंट पर बैठा व्यक्ति जो है, इसकी जो गति होगी ये क्या होगी, अनुप्रस्थ तरंग। क्यों? सांप कैसे चलता है, सांप आप देखते हैं जो चलता है ऐसे ऐसे करके चलता है ना, तो इसमें पार्टिकल्स क्या हैं, ये ऊपर और नीचे की तरफ या दाएं या बाएं की तरफ, ठीक है, लंबवत होगा, चाहे दाएं बाएं लंबवत होगा, चाहे अप एंड डाउन या ऊपर नीचे लंबवत होगा। तो पार्टिकल क्या है, ऊपर नीचे लंबवत गति कर रहे हैं। ऊंट पर बैठा व्यक्ति, तो ऊंट जब चलता है तो व्यक्ति क्या होता है, ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, फिर ऊपर होता है, फिर नीचे होता है। तो ऊंट के चलने के कारण ये गति होती है, इसीलिए ये हमारा जो उदाहरण है ये अनुप्रस्थ तरंग का है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल इसमें छप गया है, तो इसको थोड़ा सा मैं हटा दूं यहाँ से। ठीक है, तो अब आते हैं, तो तरंग आप समझ गए। अब तरंग के बाद आते हैं कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स पे, शब्दों पे, या शब्दावली जिसको कहते हैं। देखिए, एक तो आता है हमारा आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक कंपन, जैसे हमने एक रबड़ उठाया, रबड़ बैंड है, इसको रबड़ बैंड को खींच के ऐसे लगा दिया, अब इसको बीच से हम हिला रहे हैं, एक बार हमने छू दिया, तो ये रबड़ बैंड एक बार जो कंपन करता है, ठीक है, वस्तु द्वारा, जो भी वस्तु है, कोई भी वस्तु द्वारा एक कंपन में जितना समय लगता है, ठीक है, एक कंपन, जैसे अ, एक कंपन है, ये तार ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर यहां पहुंचा। ठीक, तो इतनी देर में, इतने जगह को कवर करने में, इतनी बार ऊपर नीचे होने में जो समय लगा है, उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। तो एक कंपन में लगे समय को ही हम आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन, कहीं भी लिखा हो आवर्तकाल, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो क्या बता रहा है, एक कंपन में लगे समय को बता रहा है। ठीक है, तो एक कंपन में लगे समय को ही हम आवर्तकाल कहते हैं। जैसे हमने रबड़ को हिलाया, ये रबड़ था हमारा, ये रबड़ बैंड, इसको हमने हिलाया, तो एक कंपन इसने किया कितने में, मान लीजिए 2 सेकंड में किया। ठीक है, तो इसका आवर्तकाल क्या हो गया, 2 सेकंड। ठीक है, इसका आवर्तकाल होगा 2 सेकंड, क्योंकि एक कंपन इसने 2 सेकंड में पूरा किया। अब आते हैं हम, आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, आवृत्ति यानी आवृत्ति को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आवृत्ति की बात करें तो एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में कोई वस्तु कितनी बार कंपन करती है, उस कंपनों की संख्या को ही हम आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सेकंड यानी प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में जितने भी कंपन कोई वस्तु करेगी, जैसे पूछा जाए ये रबड़ एक सेकंड में कितने कंपन की, तो मान लेते हैं, मैं अभी मानने वाली बात बता रहा हूं, ठीक है, तो मान लेते हैं इसने 10 कंपन किए, तो क्या हो गया, आवृत्ति क्या हो गई, 10। ठीक है, तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को ही हम आवृत्ति कहते हैं। अब आते हैं, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अब देखिए, कोई वस्तु, देखिए ये है, ठीक, अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक, तो कोई वस्तु जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक किसी तरंग का, ठीक है, किसी वस्तु के तरंग का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी पार्टिकल का, उसी की दूरी को हम कहते हैं
उसी की इस दूरी को, यानी यहां से लेके इस पार्टिकल तक की दूरी को हम कहते हैं आयाम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम आयाम कहते हैं। तो कंपन करती हुई वस्तु का जो अधिकतम विस्थापन होता है, इसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो अधिकतम विस्थापन जो होता है, इसी विस्थापन को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की प्रबलता। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व। तो प्रबलता मतलब लाउडनेस, और तारत्व मतलब हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं पिच, इंग्लिश में पिच कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो प्रबलता की बात करें अगर हम, तो प्रबलता यानी लाउडनेस, कि आवाज कितनी लाउड है, लाउड मतलब कितनी तेज है। ठीक है, कहते हैं ना, कितना लाउड बोल रहे हो यार, अरे थोड़ा धीरे बोलो, कहते हैं ना। तो लाउड मतलब आवाज तेज है। तो लाउडनेस का मतलब है कि ये क्या है, ये ध्वनि का, ये दोनों जो चीजें हैं, प्रबलता और तारत्व, ये ध्वनि के गुण होते हैं। क्या है, ध्वनि के गुण। ठीक, अब देखिए प्रबलता क्या होती है। जो ध्वनि है, ध्वनि में जो प्रबलता होती है, ये निर्भर करती है आयाम पर। आयाम जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ये क्या है, कोई पार्टिकल कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड या आयाम बना रहा है, यही बताता है कि वो ध्वनि कितनी प्रबल है। एम्पलीट्यूड यानी आयाम जितना ज्यादा होगा, ध्वनि की प्रबलता उतनी अधिक होगी। ठीक है, जितना आयाम ज्यादा होगा, ध्वनि की प्रबलता उतनी अधिक होगी, यानी ध्वनि का जो आवाज है, लाउडनेस है, वो उतना ही तेज है। ठीक है, जैसे कोई चिल्ला के बोलता है, तो कोई चिल्ला के बोल रहा है, इसका मतलब ध्वनि की प्रबलता अधिक है, उसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम अधिक है। ठीक है, बहुत हाई है, मतलब उसके एक पार्ट, किसी ना किसी एक पार्टिकल का जो आयाम है, वो बहुत हाई बन रहा है, और वो उसी लय में बन रहा है। ठीक है, जैसे बहुत हाई बन गया यहाँ पे, तो इसी लय में यहाँ का भी बनेगा, इसी लय में जो आगे बढ़ेगा उसका भी बनेगा। ठीक है, तो वो आवाज इसलिए बहुत लाउड होती है। अब तारत्व की बात करें, तो तारत्व ध्वनि का वह गुण है जहां पे आवाज जो होती है ना, पतली होती है, तीखीपन, जिसको तीखा आवाज बोलते हैं। ठीक है, जैसे मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है, ये क्या होती है, बहुत पतली होती है, कान के पास आती है तो एकदम इरिटेट करने वाली साउंड होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब जो तारत्व की निर्भरता होती है, वो होती है आवृत्ति पर। तो आवृत्ति जितना हाई होगा, पिच उतनी हाई होगी। आवृत्ति जितना कम होगा, जो पिच है यानी तारत्व जो है वो कम होगा। ठीक है, तो तारत्व कम है, यानी तारत्व कम है तो आवृत्ति कम है, तारत्व ज्यादा है तो आवृत्ति ज्यादा है। अब तारत्व ही तारत्व से ही हम अनुमान लगाते हैं कि किसी की आवाज मोटी है या पतली है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखते होंगे कि लड़कियों की आवाज जो होती है मैक्सिमम पतली होती है, यानी उनका तारत्व हाई होता है। तारत्व हाई होता है यानी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और लड़कों की आवाज में भारीपन होता है, यानी उनका तारत्व कम होता है, यानी आवृत्ति कम होती है। तो ये गुण है ध्वनि का, प्रबलता और तारत्व ये ध्वनि के गुण में आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ध्वनि के प्रकार। तो ध्वनि के प्रकार की बात करें, तो ध्वनि का जो विभाजन है, ये इनके अभिलक्षणों के आधार पर अगर हम करें, तो प्रबलता, तारत्व और गुणता, ये हो गए। तथा आवृत्ति के आधार पे हम करें, तो अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, इन भागों में इनको विभाजित किया जाता है, इतने प्रकार में। ठीक है, इतने प्रकार में इनको बांटा जाता है। अब आते हैं हम पहले लक्षणों के आधार पर। तो प्रबलता या प्रबल ध्वनि, जिसको हम लाउड बोलते हैं। ठीक है, तो प्रबल ध्वनि तथा मंद ध्वनि, यानी प्रबलता और साथ में हमारा मंदता। तो प्रबल ध्वनि और मंद ध्वनि की अगर बात करें, तो प्रबल ध्वनि मतलब व्यक्त करती है कि ध्वनि जो है, उस व्यक्ति की ध्वनि बहुत तेज है। क्या तेज है या मंद है, ये बताएगा। जैसे कागज पलटने पे जो उत्पन्न ध्वनि होती है, वो मंद होती है, यानी वीक ध्वनि है, और लाउड स्पीकर की ध्वनि प्रबल होती है। ठीक है, और बादलों की गड़गड़ाहट को हम अति प्रबल कहते हैं। ऐसे ही मोटी तथा पतली आवाज की बात करें या पतली ध्वनि की बात करें, तो मोटी ग्रेव होती है और श्रिल होती है। तो यहाँ ये किस पर निर्भर कर रहा है, ये तारत्व पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा ये चीज। तो किसी की आवाज अगर मोटी है, तो इसका मतलब उसका क्या है, जो पिच है,
पिच क्या होगा, आवाज मोटी है तो पिच निम्न है, ठीक है। पिच क्या होगा, निम्न होगा। जैसे देखिए बिल्ली की आवृत्ति, बिल्ली की जो आवाज होती है उसकी आवृत्ति या तारतम्य की बात करें तो कुत्ते के भौंकने की आवृत्ति से अधिक होती है। कुत्ता क्या करता है, उसकी आवाज मोटी होती है, भौं भौं करता है ना, बिल्ली म्याऊं करती है, ऐसे ऐसे करती है ना, तो बिल्ली की आवाज क्या होती है, पतली होती है। तो तारत्व अधिक होता है, यानी आवृत्ति अधिक होती है। कुत्ते, जो कुत्ता है वो भौंकता है, मोटी आवाज होती है, तो उसका तारत्व कम होता है, यानी आवृत्ति कम होती है। ठीक, ये हो गया मोटी और पतली ध्वनि की के बीच का अंतर। चलिए तो यहां पर देखते हैं अब प्रिय और अप्रिय ध्वनि, ठीक है, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड कहते हैं, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं ध्वनि की गुणता की, क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं। तो साउंड की जो क्वालिटी होती है उससे हम पता लगाते हैं कि ये ध्वनि प्रिय है कि अप्रिय है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड से देखिए होता है ना, आपने देखा होगा कि साउंड की क्वालिटी 3GP होती पहले आती थी, 3GP, MP3, ACC, इस तरह की बहुत सारे फॉर्मेट्स आ गए हैं। आप अक्सर अगर देखते होंगे, अगर आप MP3 डाउनलोड करते हैं तो कई सारे फॉर्मेट होते हैं। तो ये जो फॉर्मेट्स है ना, ये यही बताते हैं कि किसी साउंड की क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं गुणता। तो अब आते हैं हम, जो हमारा अगला तरीका है ध्वनि को वर्गीकृत करने का, जिसमें हमने अपश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि की बात की। तो यहाँ पे हम आते हैं पहले अपश्रव्य ध्वनि, यानी इंफ्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, यह 20 कंपन प्रति सेकंड से कम की आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है। यानी 20 हर्ट्ज की जो साउंड होती हैं, या इससे कम, 20 हर्ट्ज से कम की साउंड जो भी होती हैं, उनको हम कहते हैं अपश्रव्य, इंफ्रासोनिक। अब इसमें उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे हाथी, कबूतर आदि, ये सब क्या है, अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो नहीं सुन सकता। वहीं हम बात करें श्रव्य ध्वनि, जिसको ऑडिबल साउंड कहते हैं। ऑडिबल का मतलब जो मनुष्य सुन सकता है उसको हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। इसकी जो रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। आप अक्सर देखते होंगे ऐसे लिखा रहता है 20 H से लेके HZ से लेके 20,000 HZ, ठीक, ये लिखा होता है। तो ये होता है रेंज, ठीक है। 20,000 से लेके 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड जो होती है उसको इंसान सुन सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पराश्रव्य, जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, उसे मनुष्य नहीं सुन सकता, किंतु कुछ जंतु हैं जो सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली, ये पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकती हैं। तो इनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं हम ध्वनि का संचरण, ठीक है। ध्वनि के संचरण की बात करें तो देखिए ध्वनि का संचरण जो है, उस देखिए ध्वनि को चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए माध्यम चाहिए। अब वो माध्यम चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। अब ये भी आप जान लीजिए, ठोस में ध्वनि जो है वो सबसे तेजी से चलती है, द्रव में ठोस की तुलना में कम चलेगी, और गैस में सबसे कम चलेगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। निर्वात में, निर्वात का मतलब जहां कोई माध्यम ना हो, हवा भी मौजूद ना हो, उसको निर्वात कहते हैं, ठीक है। तो निर्वात में जो है वो ध्वनि का संचरण नहीं होता, ठीक है। और ठोस में सर्वाधिक होता है संचरण, ठीक है। सबसे तेजी से ध्वनि जो चलती है वो ठोस में चलती है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। बाकी क्रियाकलाप से यहाँ पे आप देख सकते हैं ठोस में संचरण। तो ठोस में संचरण करने के लिए ये जो धागे वाला फोन, हम तार वाला फोन बनाते हैं, उसके थ्रू, या मेज पे आप कान लगा के रखिए और हाथ से कोई किसी को, अपने दोस्त को कह दीजिए कि मेज को एक कोने पे ठोके, तो आपको बहुत तेजी से सुनाई देगा। तो ये ठोस में संचरण का तरीका है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगर, तो पानी में, तो पानी में एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी में आप पानी भर लीजिए और पानी के अंदर पत्थर के 2 टुकड़े लेकर उनको ठोकिए, उनको ऐसे लड़ाइए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ध्वनि का संचरण पानी में भी होता है, क्योंकि आवाज आपको बाहर सुनाई पड़ेगी।
वायु में संचरण की बात करें तो वायु में आप देखते हैं कि अब वायु में तो आप वैसे भी जानते हैं कि आप और आपका मित्र आप सामने आमने सामने खड़े रहते हैं और आप क्या करते हैं, उससे बातें करते हैं, तो हवा के थ्रू ही तो बात हो रहा है, तो इसका मतलब वायु में भी जो ध्वनि का संचरण होता है। ठीक है, तो तीनों चीज से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तीनों माध्यमों में ये जो संचरण है वो होता है। अब यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसको आप देख लीजिए। देखिए, एक तो मैंने ऊपर ही बता दिया कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी मैंने आपको मुख्य तौर से बता दिया। और ध्वनि किसी भी माध्यम यानी ठोस, द्रव और गैस में संचरित हो सकती है, ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम आते हैं ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, आपने जब प्रकाश पढ़ा होगा तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा। जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन कार्य करता है, उसी प्रकार से ध्वनि का परावर्तन कार्य करता है। लेकिन ध्वनि का, जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घड़ी लगी हुई है और एक पाइप लगा के इस तरह से इसको सटा दिया गया है दीवार से या एक लकड़ी से। ठीक है, और यहाँ पे एक पाइप लगा दिया गया है और यहाँ पे मनुष्य का कान यहाँ पे बना हुआ है। तो ये टिक टिक की आवाज आपको यहाँ पे जाएगी, यहाँ से लड़ेगी और यहाँ से आपके कानों में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है, ध्वनि भी प्रकाश की तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी तरह से ध्वनि का परावर्तन भी होता है। और प्रकाश में जो नियम लगते हैं परावर्तन के, वही नियम ध्वनि में भी लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी आप जान गए। अब देखिए, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, सभी पदार्थ से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता। धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक होती हैं, जबकि थर्माकोल, कार्क, कपड़ा आदि ध्वनि के अवशोषक होते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप सिनेमा हॉल या थिएटर्स में बैठे होंगे, जहाँ पिक्चर हॉल में, तो वहां पे जो दीवारें होती हैं वहां पे थर्माकोल लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो थर्माकोल क्या करते हैं, ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। जैसे ध्वनि उनके अंदर घुसी तो उसके अंदर ही रुक जाती है, वो वहां से लड़कर वापस नहीं आती। जैसे होता है दीवार पे लड़के ध्वनि वापस आ जाती है, तो ऐसा थर्माकोल में नहीं होता। ठीक है, तो कपड़ा, कार्क, थर्माकोल, ये सब क्या है, ध्वनि के अवशोषक है। अब इसके बाद आते हैं, एक शब्द है प्रतिध्वनि, जिसको इंग्लिश में इको कहते हैं। इको या एको कहते हैं, जो भी आप कह लीजिए। तो प्रतिध्वनि क्या होता है? देखिए, प्रतिध्वनि, देखिए, किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में चिल्लाने पर हमें वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि परावर्तन के कारण होती है। तो एको का मतलब है कि हम कहीं बैठे हैं और किसी कमरे में हमने बोला, ठीक है, कोई चीज बोली, कुछ भी चिल्लाया या कुछ भी किया, तो उसका जो आवाज हमने बोली थी, वही आवाज हमको दोबारा से सुनाई पड़ रही है। तो इसी चीज को हम कहते हैं प्रतिध्वनि। अब देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो स्रोत है, स्रोत और परावर्तित तल की जो कम से कम दूरी होनी चाहिए, वो होती है 16.6 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? 16.6 मीटर। अगर आप अच्छे से स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनना चाहते हैं, तो जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत है, जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है और जहां से लड़कर ध्वनि वापस आ रही है, परावर्तित तल यानी दीवार मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, जहां से ध्वनि लड़कर वापस आ रही है, उन दोनों के बीच में अगर 16.6 मीटर की दूरी है, तो प्रतिध्वनि आपको साफ साफ सुनाई देगी, अच्छे से सुनाई देगी। ठीक है, अब आते हैं गूंज, रिवर्बरेशन जिसको बोलते हैं। गूंज क्या है? देखिए, गूंज क्या है कि आप किसी कमरे में बैठे हैं और आप चिल्ला रहे हैं या बोल रहे हैं, तो जो चीजें आप बोल रहे हैं वही चीज आपको कई बार, एक से ज्यादा बार सुनाई दे रही है, उसको हम कहते हैं गूंज। ठीक है, प्रोलोंगेशन बोलते हैं, दीर्घीकरण। ठीक है, तो क्या है गूंज का मतलब? देखिए, गूंज और इको में अंतर है। एको, आपने कोई चीज आपने चिल्लाया तो एको में वो आवाज सिर्फ एक ही बार सुनाई देगी। लेकिन आपने चिल्लाया और वही आवाज आपको एक से ज्यादा बार सुनाई दे रही है, तो उसको हम गूंज कहेंगे। ठीक है, आवाज गूंजना जिसे हम कहते हैं, वही चीज है कि आपकी ही आवाज आपको एक बार से ज्यादा सुनाई दे, तो उसको हम गूंज कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, आवाज गूंज रही है इस कमर
भैया यह कमरों में आवाजिया गूंजत है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है या एक से ज्यादा बार होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि के उपयोग, देखिए जल, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जल में स्थित वस्तुओं की गहराई ज्ञात करने के लिए, जैसे सोनार एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करते हैं। चमगादड़ द्वारा अवरोध से बचने के लिए, चमगादड़ में सोनार सिस्टम होता है, जिससे वो क्या करता है, रात में उसको दिखाई तो देता नहीं, वो सोनार सिस्टम का उपयोग करता है, तरंगे छोड़ता है, तरंग के थ्रू, तरंग छोड़ने के बाद जो सिग्नल उसे रिसीव होते हैं उस हिसाब से वो जान जाता है कि इस रास्ते में अवरोध है या नहीं। ठीक है, कीटों द्वारा भोजन की खोज में, समुद्र में पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने में, समुद्र में मछलियों के झुंड की स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है, तो ये सब प्रतिध्वनि का उपयोग यहाँ पे हम करते हैं। अब आते हैं मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि तथा उनका श्रवण। तो मनुष्य द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है और उसका श्रवण जो होता है वो कैसे होता है? तो देखिए, मनुष्य के शरीर में जो कंठ है, हमारा गला, गले में हमारा ध्वनि वाक्य यंत्र जिसको बोलते हैं, वाक्य यंत्र कहते हैं, वो कंठ में होता है और वहीं से हम आवाज जो हमारी निकलती है वो वहीं से निकलती है। हमारे ही शरीर में एक हिस्सा होता है, हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग होता है कान। कान के अंदर पर्दे लगे होते हैं। ठीक है, वो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कान में हमारे जाती है, उन पर्दों से टकराती है, पर्दा हमारा हिलता है और उस हिसाब से वो हमारे मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है और मस्तिष्क हमारा ये समझ पाता है कि सामने वाला व्यक्ति या हमारे कानों में किस प्रकार की आवाज या ध्वनि उत्पन्न हुई है या पहुंची है। ठीक है, तो इस तरह से मनुष्य जो है वो कानों से चीजों को, ध्वनियों को सुनता है। इसके बाद आता है सुस्वर किसे कहते हैं, या म्यूजिकल तथा शोर या नॉइस में क्या अंतर है? शोर और नॉइस में क्या अंतर है? सॉरी, शोर या सुस्वर में क्या अंतर है? तो सुस्वर का मतलब जो हमारे कानों को भाए, जो हमारे कानों को, हमारे सेहत को नुकसान ना दे, वो है सुस्वर। जैसे किसी को तेज गाना पसंद है, किसी को स्लो गाना पसंद है, ठीक है, मीठा गाना पसंद है, एकदम क्यूट क्यूट सा, तो वो क्या है, वो क्या है, उसको हम सुस्वर कहेंगे क्योंकि वो पसंद है हमें। ठीक है, लेकिन शोर उसे कहते हैं कि जो आपको परेशान करे, जो आपको इरिटेट करे, जो आपको अच्छी ना लगे, उसको हम कहेंगे शोर, नॉइस। ठीक है, तो बस इतना ही अंतर है। जैसे तेज लाउड स्पीकर बजना तो ज्यादातर लोगों को नहीं पसंद है, मच्छर की मिलमिलाहट नहीं पसंद है, पटाखे फूटते हैं तो वो बहुत लोगों को नहीं पसंद है, तो ये सब क्या है, ये नॉइज में आता है। ठीक है, और इससे हमारे जो कान है, जो हमारे सुनने वाले यंत्र हैं, इनको फर्क पड़ता है या ये नुकसानदायक होते हैं शरीर के लिए। ठीक है, अब जो शोर है, इसके हानिकारक प्रभाव और नियंत्रण क्या है? देखिए, जो वातावरण में अत्यधिक या अवांछनीय ध्वनियों को शोर या प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वाहनों की ध्वनियां, तीव्र विस्फोटक ध्वनियां, कारखानों, लाउड स्पीकर आदि की ध्वनियां क्या है, इसके कारक हैं। हानिकारक प्रभाव की बात करें तो इससे क्या होता है, सुनने की जो क्षमता है वो लगातार कम होती रहती है, यानी प्रभावित होती रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहरापन आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, बहरापन आ जाएगा तो आप लोगों की बातों को सुन नहीं पाएंगे, और जब आप सुन नहीं पाएंगे तो आप लोगों को जवाब क्या देंगे? भाई आप जब सुन पाएंगे तभी तो जवाब देंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। नियंत्रण की बात करें तो शोर से हमें बचना चाहिए, जितना हो सके हमें जो ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका है बचने का। यहाँ पे एक मुख्य बात जान लेते हैं। ध्वनि की जो चाल है वायु में वो है 332 मीटर प्रति सेकंड, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ध्वनि की जो चाल है वायु में वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो इस पाठ में सारी चीजें हमने पढ़ ली है, एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या सीखा में। ठीक है, तो कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, कोई ना कोई माध्यम उसे चाहिए। ध्वनि संचरण निर्वात में नहीं होता है। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन एक से ज्यादा बार होता है, या बार बार कह सकते हैं। ठीक है,
प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक तथा गैस में सबसे कम होती है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी और हमने रिवाइज भी कर ली। यहाँ से इसके बाद आपके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, इसमें समझाई हैं, उनके बिहाफ पे, उनको देखते हुए, उनको समझते हुए आप ये जो अभ्यास प्रश्न के जो भी प्रश्न हैं, इनको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। पूरी उम्मीद है और मैं भरोसा करता हूँ कि आप बहुत आसानी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर हल कर पाएंगे। अगर आपको इस पाठ में कोई चीजें नहीं समझ में आई हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, तो मैं यही कहूंगा कि एक बार वीडियो को आप फिर से देखें। जैसे ही आप रिपीट करोगे, दोबारा देखेंगे चीजों को, शब्दों को, जो चीजें मैंने बोली हैं उनको ध्यान से सुनेंगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आराम से बताने की कोशिश मैंने की है। फिर भी अगर नहीं आता तो आप एक बार कमेंट में अपना जो डाउट है वो बता दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।